Hello students, in the previous video we introduced the concept of gravitation in chapter number 10. In the previous video we understood the concept of gravity and gravitation. So what was gravity? Gravity is the force of attraction between earth and any other object. अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और इसी फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटी. ठीक है. उसके बाद आता है ग्रेविटेशन. ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग्स. ग्रेविटेशन को हमने कैसे डिफाइन किया था? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स. यूनिवर्स में किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा उसे हम बोलेंगे ग्रेविटेशन या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. तो किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है. तो यहीं पे हमने कुछ पीछे लास्ट वीडियो के अंदर कुछ हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए थे कि रोड के ऊपर टू कार्स हैं तो वो स्टेशनरी हैं, खड़ी हुई हैं, वो भी एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं. अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं तो वो एक दूसरे से टकरा क्यों नहीं जाती? देखो ये कार इसको खींच रही है, ये इसे खींच रही है, तो एक टाइम ऐसा आना चाहिए ना कि दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्हें कंपेल कर देगा कि वो एक दूसरे से जाके कोलाइड कर जाएं, टकरा जाएं. दूसरी हमने बात की थी कि जो प्लैनेट्स हैं वो अर्थ की तरफ क्यों नहीं आते, क्योंकि अर्थ तो उन्हें उन प्लैनेट्स को भी खींच रही है. हमने तो पूरे यूनिवर्स की बात की है ना. इन दिस यूनिवर्स हम तो बोल रहे हैं, पूरे यूनिवर्सल लेवल पे बात कर रहे हैं. तो जो मून है उसे भी अर्थ के ऊपर आके गिर जाना चाहिए, बट ऐसा तो नहीं होता. हमने जो अर्थ का और जो किसी भी दूसरी ऑब्जेक्ट का, जैसे कि हमने बॉल का एग्जांपल लिया था, उसका रीज़न तो हमने समझ लिया था कि दोनों के बीच जो मास का डिफरेंस है उसकी वजह से जो फोर्स होता है वो कम लगता है. तो इस वजह से एक्सेलरेशन में भी कम ज़्यादा का रहता है. तो इस वजह से ये नहीं होता. अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो वो एक बार लास्ट वीडियो में जाके चेक कर ले कि जैसे हम अर्थ से कोई भी बॉल को ऊपर की तरफ उछाल के फेंकता है तो बॉल हमेशा नीचे आती है, तो अर्थ ऊपर क्यों नहीं जाती, जबकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन तो दोनों के बीच में ही है. तो इसका आंसर आपको लास्ट वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से मिल जाएगा. तो अब जो ये क्वेश्चन है ना, या फिर मून वाला क्वेश्चन है या प्लैनेट्स का क्वेश्चन है, तो हम इन क्वेश्चन का आंसर, मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम कि इस वीडियो के अंदर आपको इसका आंसर मिलेगा. देखिए हमारे पास दो कार्स हैं, कार 1 एंड कार 2. कार 1 एंड कार 2. तो जो ये है, जो ये है ये इसकी तरफ फोर्स अप्लाई कर रही है, ये इसकी तरफ फोर्स अप्लाई कर रही है. तो हम कह रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि इन दोनों को एक दूसरे से टकरा जाना चाहिए. पर ये जो कार है, क्या इसके ऊपर सिर्फ यही कार इसको अपनी तरफ खींच रही है? यहाँ हो सकता है कि कोई पेड़ हो, यहाँ हो सकता है कि एक ट्रक खड़ा हो, यहाँ एक बाइक हो सकती है. ये भी तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे ना, क्योंकि हर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग रहा है फोर्स, तो है ना. तो ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, ये भी इसको खींच रही है, इसको ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, उधर से वो भी खींच रहा है. तो हर तरफ से इसको खींचा जा रहा है. तो क्या ये मूव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. तो इस वजह से एक टाइम पर एक बॉडी के ऊपर मल्टीपल, यानी कि एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रहे होते हैं. इस वजह से कोई भी बॉडी अपने आप अपनी जगह छोड़कर दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं जाती. हाँ, अगर हम बात करें आइसोलेशन की, मतलब कि हम कहीं के यूनिवर्स के अंदर और कुछ है ही नहीं, सिर्फ ये दो कार्स हैं और कुछ भी नहीं है, ना यहाँ पे कोई ट्री है, ना यहाँ पे कोई बाइक है, ना यहाँ पे कोई ट्रक है, सिर्फ टू कार्स आर देयर, then these two cars will struck in one another for sure. दोनों ही कारें एक दूसरे के साथ क्या करेंगी? टकरा जाएंगी. ठीक है स्टूडेंट्स, यही कॉन्सेप्ट हमारा एप्लीकेबल है हमारे प्लैनेट्स के लिए. या फिर जो मून है, अर्थ तो उससे भी खींच रही है, तो मून नीचे आके अर्थ के ऊपर क्यों नहीं क्रैश हो जाता? तो ये सारी की सारी चीज़ें. अब मून है, मून रुका हुआ नहीं है, मून घूमता जा रहा है. जब कोई बॉडी घूमती है, रोटेशन में होती है, सर्कुलर मोशन में होती है, उसके ऊपर कोई एक फोर्स नहीं होता. जैसे इसके ऊपर कोई एक इसकी वजह से फोर्स नहीं था, इधर से भी फोर्स था, इधर से भी फोर्स था, इधर से भी फोर्स था. उसके ऊपर ऐसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है. ये फोर्सेस के नेम्स आपने बहुत ही फर्स्ट टाइम सुने होंगे. तो ये कुछ फोर्सेस होते हैं जो मून के ऊपर लग रहे होते हैं. तो ये फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स इसको खींच के अपनी तरफ नीचे ना ले आए.
तो जो हमारे प्लैनेट्स हैं या फिर जो हमारा मून है, मून हमारा स्टेशनरी नहीं है, मून मूवमेंट में है, और इस वजह से सिर्फ उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल नहीं है, उसके ऊपर और भी बहुत सारे फोर्सेस क्या काम कर रहे हैं। तो इस वजह से जो प्लैनेट्स हैं वो भी आपस में स्टक नहीं है होते, और जो हमारा मून है वो भी आके हमारा जो अर्थ है उसके अंदर क्रैश नहीं हो जाता है। Our next topic is universal law of gravitation. That's very important topic. Universal law of gravitation. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझने के लिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ये ऑब्जेक्ट है m1, ये है m2। दोनों के ही सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम ले लेते हैं r। ये इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब ये जो लॉ है, ये लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the force of attraction between these two objects F is directly proportional to the product of their masses। यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M1 M2 प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to the square of distance। कौन सा डिस्टेंस? बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स। ये चीज़ कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स जिसका मास m1 है m2 है, जिनके बीच का डिस्टेंस r है, जिनके बीच में फोर्स लग रहा है F, जो नेट फोर्स लग रहा है F, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 के प्रोडक्ट के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो जब हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को कलेक्ट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को कंबाइन करते हैं, सो F is directly proportional to m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो आ जाएगा g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। g यहाँ पर क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, और इन सिंपल लैंग्वेज इट इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है जी। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको चैप्टर नंबर 9 की वीडियोस में बता चुकी हूँ। वहाँ मैंने आपको जब न्यूटन्स का सेकंड लॉ एक्सप्लेन किया था तो वहाँ मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं, ये लॉ है हमारा यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल का मतलब क्या है कि इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर अर्थ ओनली। ये दूसरे प्लैनेट्स, दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज़ सभी के लिए ही हमारा एप्लीकेबल है। उसके बाद ये किसी भी बॉडी की शेप पर, साइज़ पर डिपेंड नहीं करता है। अब यहाँ से हमें g की वैल्यू निकालनी है। f है हमारे पास g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो अगर g की वैल्यू निकालनी है तो r स्क्वायर f के साथ उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया डिवाइडेड बाई m1 m2। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ g। द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। सबको पता है ये बात, न्यूटन है। द SI यूनिट ऑफ G इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। देख लो, फोर्स की क्या है? न्यूटन। r डिस्टेंस है मीटर स्क्वायर, मास की क्या होती है? किलोग्राम इंटू किलोग्राम। तो क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स,
उसके बाद इस लॉ को हम बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। अब ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, एफ, ये चीज़ पढ़ी है ना हमने सेकेंड इक्वेशन में, एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो किसके, किसी चीज़ के स्क्वायर के, तो उसे हम बोलेंगे इन्वर्स स्क्वायर लॉ। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास ले लूँ 1 किलोग्राम, सेकंड ऑब्जेक्ट का भी मास ले लूँ 1 किलोग्राम, और दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैं ले लेती हूँ 1 यूनिट, ठीक है, ये इसे भी आप यूनिट में डिफाइन कर लो, 1 यूनिट, 1 यूनिट, यूनिट कैन बी एनी, ठीक है। देन एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर होता है, तो एफ इज इक्वल्स टू जी, m1 कितना है 1, m2 कितना है 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, तो f कितना आ गया, g के बराबर आ गया। यहाँ से हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, force of attraction between two bodies of unit mass, separated by masses separated by unit distance, ठीक है। तो हम यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, कैसे ऑब्जेक्ट्स, यूनिट मास के, यूनिट डिस्टेंस से जिनको सेपरेट आउट किया हो। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद इसकी इम्पॉर्टेंस का अगर जिक्र करें, कुछ पॉइंट्स हैं, तो सभी के सभी प्लैनेट्स का जो मोशन है वो किसकी वजह से पॉसिबल है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। जो हमारे ओशंस के अंदर टाइड्स आती हैं, ठीक है, इक्लिप्स के टाइम पर, यानी कि लेवल रेज हो जाता है, हमारे वाटर लेवल बढ़ जाता है, तो वो किसकी वजह से पॉसिबल है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। अच्छा, उसके बाद अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता तो क्या होता, क्या बारिश आ पाती, कभी वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे ही नहीं गिरती, क्या स्नोफॉल हो पाता, कभी नहीं हो पाता, बर्फ़ नीचे नहीं गिरती। तो दीज ऑल फिनोमिनाज आर पॉसिबल ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद हमारे एनवायरनमेंट को किसने बांध के रखा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स ने। उसके बाद आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, वो हमारे अर्थ के चारों तरफ कैसे घूम पा रही हैं, वो भी घूम पा रही हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ये उन्हें बैलेंसिंग फोर्स का काम करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ही ना होता तो स्टूडेंट्स हम और आप अर्थ के ऊपर कभी भी खड़े ही नहीं हो पाते। तो इट बाइंड्स अर्थ अस ऑन द अर्थ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, हमें अर्थ के साथ बाइंड करके रखता है, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद सम नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। सो स्टे ट्यून विद वीडियोस, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू स्टूडेंट्स।